हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य एवं उसकी विशेषताएं। जी, भारत में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है भारतीय संविधान। यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। जी दोस्तों, आज हमारी सीरीज में वन लाइनर क्वेश्चन है, जिनका क्वेश्चन है और उसका एक ही लाइन में उत्तर है। आज बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन नहीं है। जी दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है तथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? जी दोस्तों, किसी भी देश का संविधान हो, उसका मुख्य सार उसकी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पर ही निर्भर होता है। वही हमारी संविधान सभा के संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया। जी, हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, सभी ने विशेष ध्यान जो दिया है वो संविधान निर्माण में भारत के संविधान की प्रस्तावना पर दिया है। चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से की जाती है? जी दोस्तों, भारत के संविधान की शुरुआत जो है वो हम भारत के लोग से है। इसका सही उत्तर है हम भारत के लोग, जिसमें कि भारतीय संविधान में कुछ चुनिंदा शब्द जो कि भारत के संविधान को एक यूनिक संविधान बनाते हैं। चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? जी दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारतीय संविधान ने किसी विशेष एक धर्म को अपना धर्म स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिन्होंने एक पर्सनल धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया है। जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जी दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपना लो। जी, हमारे देश में हमारे संविधान द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। इसका मुख्य महत्व है कि सभी धर्मों का सम्मान करना एवं उनके महत्व को स्वीकार करना। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? कि भारतीय राज्य कैसा राज्य होगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, हमने मान लिया, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है? जी दोस्तों, इसका सही मतलब होता है कि हमारे संविधान में किसी एक निश्चित धर्म को समर्थन नहीं किया गया है। यानी हमारे देश में हमारे संविधान द्वारा किसी एक निश्चित पार्टिकुलर धर्म को अपनाया नहीं गया है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र राष्ट्र होने से क्या मतलब है? जी दोस्तों, गणतंत्र राष्ट्र होने से सभी साफ मतलब है कि जहाँ के राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना होकर उसका चुनाव किया जाता है, वो देश, वह राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जी, हमारे संविधान की प्रस्तावना ने जाहिर कर दिया है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा। इसका भारतीय संविधान की प्रथम लाइन में ही समझा दिया गया है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। यदि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो वही हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में
कि भारत का शासक जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी भारत का शासन उसका भारत के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 पर 10 पर। कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? जैसे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कुछ चुनिंदा शब्द लिए गए हैं, उनमें से जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म, लोक कल्याणकारी, प्रजातंत्र, प्रभुत्व संपन्न। लेकिन यहाँ पर एक शब्द हमें जो ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण है, कई एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है। इसका सही उत्तर होगा लोक कल्याण। चलते हैं अपने सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जी दोस्तों, किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य निर्धारित करने के लिए हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जी। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य कैसे बनता है कोई राज्य, उसके लिए कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना ही एक राज्य का कल्याणकारी राज्य होना निर्धारित करता है। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि? अब क्योंकि पहले भी बता चुके हैं क्योंकि यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, जबकि जैसे कई एक देश हैं, ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सत्ता जो है वो चुनाव, उसका राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पर वंशानुगत महाराजा होता है। चलते हैं अपने कई एक देश हैं जैसे भूटान है, उत्तर कोरिया है, जबकि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के नंबर 13 की तरफ। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जी दोस्तों, आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई हैं? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ पर की गई है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर हमें याद रखना है। चलते हैं अपने सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? जी दोस्तों, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। 1950, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था तथा हमने भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद, लगभग 16 अनुच्छेदों को स्वीकार उस दिन अंगीकृत कर लिया था। इसीलिए हमारी संविधान सभा की प्रस्तावना में, हमारे भारत की प्रस्तावना है उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? जी दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। केशवानंद भारती केस में यह स्वीकार किया गया था कि भारत की संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही एक भाग है, अतः इसका इसका प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, जो कि 1976 में किया गया, जो केवल एक बार ही हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? जी दोस्तों, जैसा चर्चा कर चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? जी दोस्तों, हमारे संविधान में हमें मूल अधिकारों का एक संरक्षण प्राप्त है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं प्रजातंत्र। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में संपूर्ण एवं स्पष्ट रूप में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है जिसे सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जिसकी जानकारी होनी चाहिए, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। जी दोस्तों, सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित करता है। अनुच्छेद 19। जी दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो व्यक्ति को निजता का अधिकार प्रदान करता है? जी दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो हमें निजता का अधिकार प्रदान करता है। इससे संबंधित केस भी हुआ था, पुट्टा स्वामी केस। चलते हैं अपने क्वेश्चन के नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? जी दोस्तों, हमारे संविधान में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। जी दोस्तों, एक ऐसा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त ना होकर केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध होता है? जी दोस्तों, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। जी दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई भी विदेशी नागरिक आता है और उसके साथ अगर कोई भी अवहेलना की जाती है तो वो संवैधानिक निराकरण के अधिकार के तहत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील करता है और सर्वोच्च न्यायालय उसे संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? जी दोस्तों, इसमें बौद्ध सम्मिलित किए गए हैं, जैन भी सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन पारसी समुदाय के लोगों को हिंदू शब्द जो अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त किया गया है उसके तहत सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब समाप्त किया गया है? जी दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया था तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे 44वें संशोधन के तहत जो कि सन 1978 में हुआ था, मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? जी दोस्तों, चर्चा भी कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार ना होकर एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे कि अब अनुच्छेद 300A के तहत पढ़ा जाता है। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी प्राप्त हुई है। जी दोस्तों, अगर हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 को मिलाकर व्याख्या की जाती है तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित होते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जी दोस्तों, सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? जी दोस्तों, जो कि किसी भी देश, किसी भी संप्रदाय, किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप होता है बंधुआ मजदूर होना। कोई भी व्यक्ति आज भारत में बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से संरक्षण प्राप्त है कि किसी को बंधक बनाकर उससे मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। इससे संबंधित अधिनियम हमारी संसद द्वारा सन 1976 में पारित किया गया था। जी दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में निर्वाचित किसी भी सदस्य, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे पार्लियामेंट का कोई भी सांसद या भारत की विधायिका को कोई सदस्य निर्वाचित होने के लिए भारत की जनता को ही निर्वाचित करने का अधिकार है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर हो। इसलिए भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है। जी दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है? जी दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व्यापक लिखित संविधान है। जी दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में भारत को कैसा माना गया है? जी दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 34। जी दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। आपके द्वारा किया गया सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। जी दोस्तों, जिससे कि हम आगे आपको लाइव भी पढ़ा सकेंगे। जी दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ माना गया है, जो कि राज्यों का संघ होने के साथ साथ आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस प्रकार का देश है? जी दोस्तों, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। जी दोस्तों, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? दोस्तों, भारत का संविधान जो है उसका स्वरूप एक निर्धारित स्वरूप है कि भारत संरचना में तो एक संघात्मक राज्य है, लेकिन भावनाओं के तौर पर एकात्मक है तथा आपातकाल में भारत का संविधान एकात्मक व्यवस्था को स्वीकार करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारतीय संविधान का पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसी के तहत भारत की जो संविधान सभा का गठन भी हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वो ब्रिटिश सत्ता का पड़ा है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। इसलिए ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली हमारे संविधान में अपनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शासन व्यवस्था में राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? जी, भारत की चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हम लोग भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को महत्व देते हैं वो भारतीय संविधान को। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसमें राज्य तथा संघ दोनों सरकारों का संविधान है। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जी दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक यानी संरक्षण भी प्रदान करता है, हमें मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण प्रदान करता है, तथा भारतीय संविधान का अभिभावक भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? जी दोस्तों, पहले जब हमारे देश में प्रथम चुनाव हुए थे तो भारत में मताधिकार की आयु प्रत्येक नागरिक के लिए 21 ईयर्स थी, जबकि इसको बाद में 61 संविधान संशोधन के तहत 1989 के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। जबकि कुछ किताबें हैं जो 1988 भी लिख कर देती हैं। जी दोस्तों, जबकि हमारी आयोग द्वारा 1989 को ही सही माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जी दोस्तों, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत का संविधान हो, भारत की सत्ता हो, इसमें सबसे शीर्ष पर अगर कोई है तो वो भारत की जनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। सबसे बड़ी प्रभुसत्ता भारत की हम सबके लिए सबसे बड़ी चीज़ है भारत का संविधान, क्योंकि हम भारत के संविधान से ही संरक्षण प्राप्त करते हैं तथा इसी से अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। चलते हैं, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जी दोस्तों, कई परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2020 यानी 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत संविधान की संरचना किस प्रकार की है। कुछ एकात्मक है भारतीय संविधान की व्यवस्था तथा कुछ कठोर है। जी दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जी दोस्तों, संविधान अभी कुछ देश ऐसे हैं जिसका संविधान पूर्णतः लिखित नहीं है, लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा को सर्वप्रथम जो है वो फ्रांस में सबसे पहले अपनाया गया। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? जी दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विशेषता भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों में एक समान है? जी दोस्तों, दोनों संघों में, दोनों यानी भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों में एक समान एक विशेषता है, वो है भारतीय संविधान की। जैसे संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय ही भारतीय संविधान हो चाहे वो अमेरिकी संविधान हो, दोनों देशों के संबंधित उच्चतम न्यायालय ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जी दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान जो है वो भारत का संविधान है। हम इसी प्रकार इसका वर्णन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 51। भारत का संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? जी दोस्तों, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही हमारा संविधान मान्यता प्रदान करता है और किसी भी आधार पर गणना किए गए अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान अल्पसंख्यक के तौर पर मान्यता प्रदान नहीं करता है। जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से निवेदन है। जी दोस्तों, धन्यवाद।